फिर आप लोगों का स्वागत है HMV केमिस्ट्री क्लासेज में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैटालिस्ट और कैटालाइसिस के बारे में, कल आपने देखा था। आज हम लोग देखेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनस कैटालाइसिस। कल आप पढ़े थे दो तरह का कैटालाइसिस, फिजिकल स्टेट के आधार पर, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के फिजिकल स्टेट के आधार पर। दो तरह का पढ़े थे कैटालाइसिस, एक पढ़े थे होमोजीनस कैटालाइसिस, सेकेंड हेटेरोजीनस कैटालाइसिस। होमोजीनस में हम लोगों ने देखा था कि जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में होगा, सेम फिजिकल स्टेट में होगा, समान भौतिक अवस्था में होगा, दोनों जब गैसियस स्टेट में हो, जब दोनों लिक्विड स्टेट में हो, तब वह प्रोसेस कहलाता है होमोजीनस कैटालाइसिस। सेकेंड कल पढ़े थे आप हेटेरोजीनस कैटालाइसिस। हेटेरोजीनस कैटालाइसिस कहते हैं जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो, दोनों का भौतिक अवस्था डिफरेंट हो। जैसे रिएक्टेंट अगर लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, कैटालिस्ट सॉलिड स्टेट में हो, तो जब दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगा, दोनों का भौतिक अवस्था अलग होगा, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का, तब वह प्रोसेस कहलाता है हेटेरोजीनस कैटालाइसिस। तो यहां पर आज हम लोग देखेंगे इसी हेटेरोजीनस कैटालाइसिस से रिलेटेड एडजॉर्प्शन थ्योरी। Adsorption theory of heterogeneous catalysis. This theory explains the mechanism of heterogeneous catalysis. यह थ्योरी एडजॉर्प्शन थ्योरी व्याख्या करता है हेटेरोजीनस कैटालाइसिस के मैकेनिज्म के बारे में। द ओल्ड थ्योरी नोन एज एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस, जो पहले थ्योरी दिया गया ओल्ड थ्योरी, जिसे हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस, वाज दैट द रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट और इन सॉल्यूशन आर एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। सॉलिड कैटालिस्ट के सरफेस पर, सतह पर जो रिएक्टेंट है, चाहे वह गैसियस स्टेट में हो या सॉल्यूशन में, वह आसानी से एडजॉर्ब हो जाता है सॉलिड कैटालिस्ट के सतह पर, सरफेस पर। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो इंक्रीज होता है ऑन द सरफेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। एडजॉर्प्शन बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जैसा कि हम लोग जानते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, और इसीलिए द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज यूटिलाइज्ड इन इनहांसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एडजॉर्प्शन के फलस्वरूप जो हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, उसका उपयोग किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में, इनहांस करने में। द modern adsorption theory is the combination of intermediate compound formation theory and old adsorption theory. अब जो हम लोग देखेंगे मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, यह मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी वास्तव में कॉम्बिनेशन है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का और ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, जो अभी ऊपर में आपने देखा। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इन 5 स्टेप। मैकेनिज्म को 5 स्टेप में बांटा गया। फर्स्ट,
डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के सरफेस पर, सतह पर रिएक्टेंट आसानी से डिफ्यूज कर जाता है, घुल मिल जाता है। सेकेंड, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के सतह पर उत्प्रेरक के सतह पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन हो जाता है। थर्ड स्टेप, occurrence of chemical reaction on the catalyst surface through formation of an intermediate। थर्ड स्टेट में केमिकल रिएक्शन होता है ऑन द कैटालिस्ट सरफेस, कैटालिस्ट के सरफेस पर, सतह पर केमिकल रिएक्शन होता है और एक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। फोर्थ, डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स from the catalyst surface and thereby making the surface available again for more reaction to occur। फोर्थ स्टेप में जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वह कैटालिस्ट के सरफेस से हट जाता है, डिजॉर्प्शन होता है, जिसके कारण वह सरफेस प्राप्त किया जाता है जहां पर पुनः अधिक रिएक्शन हो सकता है। और लास्ट स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस। कैटालिस्ट के सतह से रिएक्शन प्रोडक्ट को अलग कर लिया जाता है। कैसे? तो इस पांचों स्टेप को हम लोग मैकेनिज्म के सहारे अब इस तरह से देखें। अब इसी एडजॉर्प्शन थ्योरी को मैकेनिज्म के सहारे हम लोग फिर एक बार समझें। सबसे पहले ये लिया गया, कैटालिस्ट लिया गया। ये मान लीजिए कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है। कैटालिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसी, जिसका यह फ्री वैलेंसी है। अब इसे रिएक्ट कराते हैं, ए और बी दो अलग अलग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल लिया गया। तो सबसे पहले यहां पर डिफ्यूजन होता है, एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। तो यह जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वह इसके सतह पर, कैटालिस्ट के सतह पर आकर ये अलग अलग पहले जुट जाता है, ए और बी। फिर एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। अब यहां पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के एडजॉर्प्शन में ए और बी आपस में जुड़ जाता है, ये एक नया बॉन्ड बना ए और बी के बीच, ये कहलाया इंटरमीडिएट। फाइनली डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। अब यहां से ए बी अलग हो जाता है प्रोडक्ट के रूप में, ए बी अलग हो जाएगा यहां से, और यहां से यह कैटालिस्ट ज्यों का त्यों बच जाएगा। यहां से यह देखिए ए और बी अलग हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, और यह जो कैटालिस्ट है पहले की तरह ज्यों का त्यों रह जाता है। तो क्या आपने देखा, यहाँ ए और बी में कोई बॉन्ड नहीं है, रिएक्टेंट लिया, यहाँ ए और बी के बीच एक न्यू बॉन्ड बना, एक नया सबस्टांस बना, प्रोडक्ट बना। तो पहले कैटालिस्ट से कॉम्बिनेशन किया रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ए बी, दोनों कैटालिस्ट पे आके जुट गया, दोनों के बीच आपस में बॉन्ड बना। फिर यहां से कैटालिस्ट के सतह से यह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हट गया एक नया प्रोडक्ट के रूप में। तो रिएक्टेंट जब हटेगा कैटालिस्ट के सरफेस से, यह डिजॉर्प्शन कहलाता है और नया प्रोडक्ट बना, कैटालिस्ट ज्यों का त्यों हुआ। तो यही था एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनस कैटालाइसिस। अब हम लोग देखें इस कैटालाइसिस की क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट, ए कैटालिस्ट remains unchanged in mass and chemical composition at the end of reaction। जब किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट डाला जाता है तो उस कैटालिस्ट के न तो मास में कोई परिवर्तन होता है,
न ही उसके केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के अंत तक। जैसे यहां पर शुरुआत में जैसा लिया था कैटालिस्ट, अंत में वैसा ही कैटालिस्ट रह जाता है। कैटालिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है रिएक्शन के अंत तक। न तो कैटालिस्ट के मास में कोई परिवर्तन होता है, न ही उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन होता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। सेकेंड, a small quantity of catalyst is generally needed to produce almost unlimited reaction. अनलिमिटेड रिएक्शन के लिए ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट की बहुत कम मात्रा ही काफी होता है, सफिशिएंट होता है, उपयोगी होता है, जो उस पूरे रिएक्शन को कैटालाइज्ड कर सके। थर्ड पॉइंट, ए कैटालिस्ट जनरली कैन नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन। प्रायः कोई भी कैटालिस्ट रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करता है, बल्कि वह रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली इंक्रीज कर देता है। फोर्थ पॉइंट, ए कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर द फाइनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो इस तरह का अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का अगर स्पीड सेम हो जाए, जैसे मान लीजिए ये लिया हमने रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये कहलाया फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, इसे आप कहेंगे रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का स्पीड अगर सेम हो जाए, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाए, तो वह अवस्था कहलाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के फाइनल पोजीशन को कैटालिस्ट चेंज नहीं करता है, although it decreases the time required to establish it, बल्कि यह इक्विलिब्रियम कम समय में पूरा हो उसमें यह मदद करता है। फिफ्थ पॉइंट, ए कैटालिस्ट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज फाइनली डिवाइडेड। जब कोई कैटालिस्ट अगर पाउडर्ड फॉर्म में रहेगा, छोटे छोटे कण के रूप में होगा, तब वह अत्यधिक प्रभावशाली होता है। सिक्स्थ पॉइंट, ए कैटालिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। प्रत्येक कैटालिस्ट विशिष्ट होता है अपने प्रभाव में, अर्थात अगर एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्टेंट है, एक ही तरह का रिएक्टेंट है, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, यहां दो रिएक्शन देखिए, ये भी इथेनॉल, ये भी इथेनॉल, सेम रिएक्टेंट लिया गया, लेकिन कैटालिस्ट अलग अलग लिया गया। यहां फर्स्ट रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया, वाटर का निष्कासन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, इथीन बन गया। यहां भी इथेनॉल ही है, दोनों इथेनॉल है, लेकिन यहां पर कॉपर को डाला गया कैटालिस्ट के रूप में, यहां से हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, और यहां पर इथेनॉल एसीटल डिहाइड बना। तो जब इथेनॉल में एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलाया, तब यहां इथीन बना। इसी इथेनॉल में कॉपर डाला, यहां एसीटल डिहाइड इथेनॉल बना। तो सेम रिएक्टेंट है, लेकिन कैटालिस्ट अलग अलग होने के कारण प्रोडक्ट भी अलग अलग हुआ। एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण डिहाइड्रेशन हुआ, कॉपर के कारण डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। तो इस तरह से प्रत्येक कैटालिस्ट स्पेसिफिक होता है, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं। और लास्ट पॉइंट, कैटालिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। प्रायः कोई भी कैटालिस्ट
एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो ये सब था कैटालाइसिस की कुछ विशेषताएं। अब हम लोग देखें सॉलिड कैटालिस्ट का क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, क्या विशेषताएं हैं। सॉलिड कैटालिस्ट मेटल हो सकता है, मेटल ऑक्साइड हो सकता है, मेटल सल्फाइड हो सकता है, या फिर एलॉय भी हो सकता है। एलॉय मीन्स मिश्र धातु, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ मेटल और कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो सॉलिड कैटालिस्ट वह या तो मेटल होगा, एलॉय होगा, मेटल ऑक्साइड होगा, या फिर मेटल सल्फाइड होगा। तो सॉलिड कैटालिस्ट का जो प्रभाव होता है वह खास करके दो बातों पर निर्भर करता है, एक एक्टिविटी और दूसरा सेलेक्टिविटी। नाउ वी सी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट्स। सॉलिड कैटालिस्ट के महत्वपूर्ण विशेषताएं। द सॉलिड कैटालिस्ट में बी मेटल, एलॉय, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल सल्फाइड। तो इस तरह से सॉलिड कैटालिस्ट मेटल हो सकता है, जो प्रायः ट्रांजिशन मेटल होता है, डी ब्लॉक मेटल होता है। एलॉय हो सकता है, मेटल ऑक्साइड या मेटल सल्फाइड। द इफेक्टिवनेस ऑफ कैटालिस्ट, किसी भी कैटालिस्ट का जो इफेक्टिवनेस है वह निर्भर करता है दो महत्वपूर्ण बातों पर, फर्स्ट एक्टिविटी और सेकेंड सेलेक्टिविटी। तो पहले हम लोग देखें एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। किसी भी कैटालिस्ट का एक्टिविटी क्या होता है। एक्टिविटी का मीनिंग हुआ किसी भी कैटालिस्ट की वह एबिलिटी, वह क्षमता, किसी भी उत्प्रेरक की वह क्षमता जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, अभिक्रिया की गति को, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। यह एबिलिटी, यह क्षमता उस कैटालिस्ट का एक्टिविटी कहलाता है। द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, किसी भी कैटालिस्ट का जो एक्टिविटी है वह विशेषतः निर्भर करता है स्ट्रेंथ ऑफ केमीजॉर्प्शन टू लार्ज एक्सटेंट, वह केमीजॉर्प्शन की क्षमता पर निर्भर करता है। फॉर हाइड्रोजिनेशन, जब हम लोग हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजिनेशन। द कैटालाइटिक एक्टिविटी इंक्रीजेज, कैटालाइटिक एक्टिविटी बढ़ता है एज वी गो फ्रॉम ग्रुप 5 मेटल टू ग्रुप 11 मेटल। जब आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 5 से ग्रुप 11 की तरफ बढ़ेंगे तो इस कैटालिस्ट का एक्टिविटी, कैटालाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और विथ मैक्सिमम एक्टिविटी शोन बाय एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 to 9, अधिकतम एक्टिविटी पाया जाता है ग्रुप 7 से लेकर ग्रुप 9 के मेटल में, द पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में। इसीलिए निकेल प्लेटिनम का अधिक यूज किया जाता है हाइड्रोजिनेशन में। एक कैटालिस्ट में भी एक्सेलरेट ए रिएक्शन टू एज हाई एज 10 to the power 10 times। कोई भी कैटालिस्ट किसी रिएक्शन को 10 to the power 10 times इतना गुना बढ़ा सकता है, रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को अगर एकत्रित किया जाए लंबे समय तक, दोनों में कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन जब उसमें थोड़ी सी मात्रा में प्लेटिनम मिला दें कैटालिस्ट के रूप में, तब यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तेजी से रिएक्शन करता है और H2O बना लेता है।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के मिक्सचर में प्लैटिनम मिला देने पर तेजी से रिएक्ट करके ये H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से यह प्लैटिनम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। सेकेंड, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। सेलेक्टिविटी का मीनिंग हुआ कि अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग हम लोग कैटालिस्ट का यूज करते हैं, या कहें एक ही तरह का जब आप रिएक्शन लेंगे और उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट कैटालिस्ट मिलाया जाए, अलग अलग कैटालिस्ट लेने पर अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तीनों रिएक्शन में अगर आप गौर से देखें रिएक्टेंट सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, तीनों में रिएक्टेंट सेम है, लेकिन यहां पर अलग अलग कैटालिस्ट मिलाया गया। फर्स्ट में प्लैटिनम दिया तो प्रोडक्ट बना मीथेन और वाटर वेपर। सेकेंड में कॉपर जिंक ऑक्साइड Cr2O3 दिया तो ये मीथेनॉल का फॉर्मेशन किया। थर्ड में कॉपर रखा तो ये फॉर्मल्डिहाइड मीथेनल बना। तो रिएक्टेंट तो तीनों में सेम है, लेकिन डिफरेंट कैटालिस्ट लेने पर डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये है सेलेक्टिविटी। द एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट, किसी भी उत्प्रेरक की वह क्षमता टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू गिव ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट, जो किसी खास प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, वह सेलेक्टिविटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, different catalysts give different product for the reaction between carbon monoxide and hydrogen. कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये अलग अलग तीन रिएक्शन लिया, तीनों में सेम रिएक्टेंट है, लेकिन यहां देखा आपने अलग अलग कैटालिस्ट लेने पर डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से सॉलिड कैटालिस्ट का जो दो इंपॉर्टेंट फीचर है वह फर्स्ट एक्टिविटी और सेकेंड सेलेक्टिविटी। तो ये था सॉलिड कैटालिस्ट के बारे में। कल हम लोग देखेंगे एंजाइम कैटालिस्ट क्या होता है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तब तक इसको रिवीजन करिए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।